Hello student, this is part 9th of biomolecules. In this part we will discuss about the enzyme inhibitors and isoenzymes. First we will discuss about the enzyme inhibitors. When enzymatic action is reduced or stopped, it is called enzymatic inhibition. There are two types of enzymatic inhibition. First one is the competitive inhibition and second is the non-competitive inhibition. The competitive inhibition is brought about by a substance which is closely resembles the substrate in molecular structure. Such a substance is called competitive inhibitor. Inhibitor competes with substrate for active site of the enzyme, forming enzyme inhibitor complex. The enzyme inhibitor complex does not yield any product and remains unstable. This stops further enzymatic activity. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटर है, इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ पाई जाती है. सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की जो बाइंडिंग साइट है, वो साइट जिसकी मदद से ये एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होता है, ये साइट जो है ये एंजाइम की एक्टिव साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में देयर इज अ सिमिलरिटीज बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. Second thing is that there is a competition between substrate and inhibitor to bind the active site of an enzyme. Third, if concentration of inhibitor is higher than the concentration of substrate, then inhibitor bind to the enzyme. This inhibitor binds to the enzyme and an unstable enzyme inhibitor complex is formed, and there is no product formation takes place in this case. For example, malonate closely resembles succinate in structure and inhibits the action of succinate dehydrogenase. malonate यहाँ पर एक इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है. जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है वो सक्सिनेट है. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करता है, फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है. लेकिन अगर वहाँ पर मैलोनेट अवेलेबल होगा तो ये मैलोनेट इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है और प्रोडक्ट नहीं बनने देता है. इनहिबिटर्स, दिस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज रिवर्सिबल. अब इसको कैसे रिवर्स किया जा सकता है? ये रिवर्सिबल होता है. रिवर्स करने के लिए अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ करें तो ये इनहिबिशन रिवर्स हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी ये इस डायरेक्शन में प्रोसीड करना शुरू कर देता है. लेकिन अगर इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कि एक तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का जो रिएक्टिव साइट है वो सिमिलर होता है. यहाँ पर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है. दूसरी चीज़ कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर क्योंकि एक ही जगह बाइंड होते हैं, एक्टिव साइट से बाइंड होते हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन होता है कि कौन एक्टिव साइट से पहले बाइंड हो. ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर. अगर इनहिबिटर का कंसंट्रेशन हाई है तो वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होता है और एक एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसके बाद कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है. ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल है, यानी अगर हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो इस इनहिबिशन को भी रिवर्स किया जा सकता है.
Second type of enzymatic inhibition is the non-competitive inhibition. This is brought about by the substance which does not resembles the substrate in structure. यहाँ पर इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं पाई जाती है। यहाँ आप देखेंगे ये इनहिबिटर अलग शेप का है और ये सबस्ट्रेट अलग शेप का है, दोनों के शेप में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं पाई जाती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि इनका जो बाइंडिंग साइट है वो अलग अलग होता है। जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होता है, ये इसका एक्टिव साइट है, और इनहिबिटर एक अलग जगह पर बाइंड होता है, इसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। इनहिबिटर बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट एंड सबस्ट्रेट। तो क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर अलग अलग जगह पे बाइंड हो रहे हैं तो इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर होता क्या है कि जब अगर इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड हो जाता है तो ये आप एक्टिव साइट, नॉर्मल एंजाइम का एक्टिव साइट आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का शेप है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका शेप चेंज होकर इस तरह का हो गया है। तो इनहिबिटर जब एंजाइम से बाइंड होता है तो वो उसके एक्टिव साइट में चेंज कर देता है, वहाँ पर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आ जाते हैं, और जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो इस एक्टिव साइट से बाइंड नहीं हो पाता है। तो इस तरह के कंपटीशन को नॉन कॉम्पिटिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर बाइंडिंग साइट अलग अलग होते हैं, इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है बाइंडिंग साइट को लेकर। और इनहिबिशन के टाइम पर अगर इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड होता है तो वो एंजाइम के एक्टिव साइट के शेप में चेंज कर देता है, वहाँ पर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड नहीं होता है और प्रोडक्ट भी नहीं बनता है। यहाँ पर एक एग्जांपल है साइनाइड का, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन रुक जाता है, सेलुलेशन नहीं हो पाता है, और दिस किल्स द एनिमल, और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ये इरिवर्सिबल होते हैं। सबस्ट्रेट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को दोबारा से स्टोर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये एक नॉर्मल बाइंडिंग है। ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम से बाइंड होता है, यानी सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो नॉर्मली ये पाया जाता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये इनहिबिटर है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर बाइंडिंग साइट सेम होते हैं, इसलिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन होता है इस एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होने के लिए। क्योंकि दोनों एक ही साइट पर बाइंड हो रहे हैं तो इनके बीच में कंपटीशन होगा। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो इस एक्टिव साइट से बाइंड हो जाता है। यहाँ पर एंजाइम अगर इनहिबिटर से बाइंड होता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि सबस्ट्रेट अब एंजाइम से बाइंड नहीं हो सकता। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का बाइंडिंग साइट डिफरेंट होता है। जिस जगह पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसको एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कहते हैं, और जिस जगह पर इनहिबिटर बाइंड होता है उसको एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम कहते हैं। यहाँ पर जो इनहिबिशन है, इनहिबिटर जब एंजाइम से बाइंड हो जाता है तो ये इसके शेप में
कन्फर्मेशनल चेंज करता है। यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मल एंजाइम का शेप कैसा था, यहाँ पे ये शेप चेंज हो गया है। ये बदले हुए शेप वाले एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कोई कंपटीशन भी नहीं होता है, क्योंकि दोनों का बाइंडिंग साइट अलग अलग है। और अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल होता है, यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज़ करें तो इनहिबिशन को रिवर्स किया जा सकता है। यहाँ पर ये इरिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पर हम इनहिबिटर को एंजाइम से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट टाइप इज द ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। यहाँ पर दो वर्ड दिए हुए हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वो एंजाइम विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस by transfer of hydrogen or electron from one compound to another. A compound is reduced on accepting hydrogen or electron. जब कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, और इसका उल्टा है, अगर कोई हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन एंजाइम्स के ग्रुप को हम ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेज। दिस कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ये ग्लूकोज है, ATP, यहाँ पर एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है, यानी यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र ग्लूकोज पर हो जाता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। तो ट्रांसफरेज वो एंजाइम है जो हाइड्रोजन को छोड़कर किसी दूसरे स्पेसिफिक ग्रुप को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उनको हम ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलेजेस। दीज कैटेलाइज splitting of larger molecule into smaller ones by addition of water। हमने बायोमॉलिक्यूल्स में शुरू में ये डिस्कस किया था कि अगर एक माल्टोज है then it is broken into 2 molecule of glucose by action of maltase enzyme, but here addition of H2O takes place। तो यहाँ पर माल्टोज ग्लूकोज के 2 यूनिट्स में ब्रेक हो जाता है, एक लार्जर मॉलिक्यूल छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो इसको हम हाइड्रोलेज, उस एंजाइम को, जो एंजाइम है उस एंजाइम को हम हाइड्रोलेज कहेंगे, क्योंकि माल्टेज बिना वाटर के यूज़ किए हुए माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो हाइड्रोलेजेस वो एंजाइम है जो किसी बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज लाइएज। यहाँ पर भी ब्रेक डाउन होता है, कि बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है बट विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर। बिना वाटर को ऐड किए हुए अगर एक लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो उसको हम लाइएज कहेंगे। For example, histidine decarboxylase splits the CC bond of histidine forming carbon dioxide and histamine। तो एक हिस्टिडाइन, ये लार्जर मॉलिक्यूल है, हिस्टिडाइन डीकार्बोक्सिलेज हिस्टिडाइन को कार्बन डाइऑक्साइड और हिस्टामाइन में ब्रेक कर देता है, इसको हम लाइएज कहते हैं। हाइड्रोलेज और लाइएज में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल
ऐड नहीं होता है विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। अगर कोई मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है तो उसको ब्रेक करने वाले एंजाइम को लाइएज कहेंगे। अगर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है ब्रेकडाउन में तो उसको हम हाइड्रोलेज कहेंगे। नेक्स्ट इज आइसोमेरेज। These catalyzes changes of substrate into related isomeric form by rearrangement of molecule। किसी भी एक कंपाउंड को उसको आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम को आइसोमरेज कहते हैं। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज होता है। यानी एक कंपाउंड को उसका आइसोमर्स में चेंज करने वाले एंजाइम्स को हम आइसोमरेज कहते हैं। लाइगेज, दीज कैटेलाइज ज्वाइनिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। तो लाइगेज वो एंजाइम होते हैं किसी दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ते हैं, इनको हम लाइगेज कहते हैं। एंड दे यूटिलाइज एनर्जी बाय हाइड्रोलाइजिंग द एटीपी। फॉर एग्जांपल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ज्वाइन पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ऑक्सैलो एसीटेट। तो यहाँ पर दो छोटे मॉलिक्यूल को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो ये इनको जोड़ने का काम लाइगेज का होता है। Next is isozyme, enzyme which have slightly different molecular structure but have similar catalytic function। यहाँ पर molecular structure तो different होता है लेकिन they catalyze the same biochemical reaction। तो इस तरह के एंजाइम के ग्रुप को हम आइसोजाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज और LDH कैटेलाइज द पायरुवेट, ये पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप के लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज या LDH प्रेजेंट होते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज या 4 टाइप ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स जिनमें स्लाइट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है लेकिन वो सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, सेम रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे एंजाइम के ग्रुप को हम आइसोजाइम कहते हैं। सब यूनिट एसोसिएशन विद एंजाइम्स, मैनी enzymes show enzymatic activity only in association with certain non-protein substances। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो अकेले रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुछ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, एंजाइम तो प्रोटीनेशियस होता है लेकिन इन्हें कुछ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कोफैक्टर कहते हैं। अब ये कोफैक्टर क्या हो सकते हैं? ये मिनरल्स हो सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। तो कोफैक्टर्स उन एंजाइम्स की हेल्प करते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में। एंजाइम विच वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर आर नोन एज एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम क्या है? वो एंजाइम जो कोफैक्टर की मदद से रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं, उन एंजाइम्स को हम एपो एंजाइम्स कहते हैं। अब ये कोफैक्टर्स कई तरह के हो सकते हैं। पहला है ऑर्गेनिक है नॉन प्रोटीन कोफैक्टर, इनको हम को एंजाइम्स कहते हैं। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ईजिली सेपरेबल होते हैं, ये एंजाइम से आसानी से अलग हो जाते हैं, जैसे NAD या FAD। ये नॉन प्रोटीन है, ये को एंजाइम नॉन प्रोटीन है और ईजिली ऑर्गेनिक है और ईजिली सेपरेबल है। दूसरा है ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन फैक्टर, ये भी ऑर्गेनिक है, नॉन प्रोटीन है, लेकिन ये टाइटली बाउंड होता है एंड नॉन डिसोशिएबल फ्रॉम द एंजाइम। ऐसे कोफैक्टर्स को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे बायोटीन है, बायोटीन ऑफ कार्बोक्सिलेज, हीम ऑफ हीमोग्लोबिन।
A working combination of an enzyme and cofactor is called holoenzyme. यानी एपो एंजाइम जब किसी भी कोफैक्टर के साथ, ये तीनों कोफैक्टर हैं, कोफैक्टर मिनरल आयंस हो सकते हैं, कोफैक्टर कोएंजाइम हो सकते हैं, कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं, तो ये सारे कोफैक्टर्स हैं। जब कोई एपो एंजाइम कोफैक्टर्स के साथ कंबाइन होता है तो होलो एंजाइम बनता है। यानी एपो एंजाइम्स क्या हैं? ये वो एंजाइम्स हैं जो अकेले किसी रिएक्शन को की कैटालिसिस नहीं कर सकते हैं, इनको किसी कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इन तीनों में से कोई भी कोफैक्टर जब एपो एंजाइम के साथ कंबाइन होकर रिएक्शन को कंप्लीट करता है तो उस पूरे ग्रुप को, यानी एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज़ होलो एंजाइम।